नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव पलामू न्यूज़ में। और आज कहा जाए तो झारखंड के लिए आज स्थापना दिवस है। आज झारखंड 24 साल का हो चुका है। वहीं आपको बता दूं कि 2 अगस्त 2002 को पुनर्गठन हुआ था, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से। वहीं बता दूं कि 15 नवंबर को 18 जिला अलग होकर झारखंड की स्थापना हुई थी। वहीं बता दें कि झारखंड जो था वो 28वां राज्य के रूप में बना था। और आपको बता दूं कि आज झारखंड 24 साल का हो चुका है। वहीं आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। वहीं हम बात करेंगे जो झारखंड 24 साल के हो उसमें क्या क्या परिस्थितियां आई, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के युवा नेता, झारखंड शौर्य संघ के संस्थापक प्रधान जी। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन 24 सालों में क्या क्या बदलाव हुआ और आगे जो क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं प्रधान जी से, जो युवा शौर्य संगठन के संस्थापक हैं। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। आप एक युवा हैं और भाजपा के सक्रिय नेता हैं, और आपका देखा जा रहा था कहीं न कहीं जो अभी भाजपा युवा मोर्चा का चुनाव था उसमें काफ़ी सक्रियता देखा जा रही थी। और आप भी दावेदारी पेश किए थे झारखंड युवा जो पलामू जिला का अध्यक्ष होता है उसके लिए। तो क्या कमियां रह गई कि आपको जिलाध्यक्ष पद नहीं मिल पाया? सबसे पहले तो ये बताइए। जी, सबसे पहले आपको भी नमस्कार और आपके साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम प्रधान है, जैसा कि आपने मेरा परिचय दे दिया। और जो आपका सवाल है मुझसे कि भाजयुमो के पलामू जिलाध्यक्ष के तौर पे मैंने अपनी दावेदारी पेश की थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा कि हम जिस पार्टी में हैं उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ना किसी व्यक्ति की पार्टी है और ना किसी परिवार की पार्टी है। एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी, मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष बनने का ख्वाब देख सकता है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और मेरी दावेदारी पेश करने जैसी कोई बात नहीं थी। हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, पार्टी के साथ साथ समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो हमारी जवाबदेहियाँ हैं उनको हम लोग निर्वहन करते हैं, पार्टी के कामों को करते हैं। उससे पार्टी हमें जिस योग्यता के लायक समझती है, अगर पार्टी को ये लगता है कि ये व्यक्ति एक जिलाध्यक्ष के तौर पे एक अच्छा अपना कार्यभार चला सकता है, एक अच्छा कार्यकाल चला सकता है, तो वो हमें जिम्मेवारी देती है। लेकिन पार्टी को ऐसा लगा नहीं। उनको लगा कि इस व्यक्ति को अभी और अनुभव की आवश्यकता है, क्योंकि अभी मेरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है। अभी हम लोग युवा हैं, बहुत लंबी उम्र बची हुई है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया नहीं बनाया गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे जो जिलाध्यक्ष बने श्री विपुल गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई जो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं और भाजयुमो के हमसे बड़े नेता हैं और इसके पूर्व में पलामू के महामंत्री का ही पद संभाल चुके हैं, तो उनके अंदर काम करना, उनके अंडर में काम करना, ये सौभाग्य की बात है कि उनके दिशा निर्देश के हिसाब से उनका अनुभव आपके लिए बिल्कुल लाभदायी होगा। वो आगे चल करके मेरे लिए बहुत लाभदायी होगा। और शायद उनके आशीर्वाद के साथ साथ, उनके अनुभव और जो आशीर्वाद है उसके साथ साथ हम लोग अच्छा करेंगे। जी, आपसे एक और बात हम पूछना चाहेंगे। आज झारखंड 24 साल का हो चुका है, आज स्थापना दिवस है, और देखा जाए तो मतलब युवा से बढ़कर काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन जिस हिसाब से अलग हुआ था झारखंड बिहार से कटकर, जो सोच के साथ अलग हुआ था कि यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, प्लांट लगेंगे, कई खनिज संपदा हमारे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो उससे अलग डाइवर्ट होकर यहाँ पर कहा जाता है स्थिर सरकार पूरी तरह अगर देखा जाए तो 24 सालों में कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। तो एक युवा कैसे सोचता है, कैसे देखता है इस झारखंड राज्य को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा झारखंड 24 साल का हो, यानी अपनी तरुणाई पर है, अपनी जवानी पे है। लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ी अफसोस की बात है जो आपने चर्चा की कि युवाओं के लिए क्या अवसर मिले हमारे झारखंड में। क्या जिस सोच के साथ झारखंड अलग हुआ था, क्या आज हम उस मंजिल पे पहुंच चुके हैं? क्या उस विकास को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं? तो एक युवा के तौर पे इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे झारखंड में जो असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, खनिज संपदा छुपी हुई है, हमारा झारखंड जिस तरह से कल्चरल तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से धरोहर रहा है, और कहिए कि खनिज संपदा का खजाना रहा है, और साथ ही साथ ऐतिहासिक संपदा का भी खजाना रहा है। यहाँ कई बड़े बड़े राजाओं के गढ़ रहे हैं। तो झारखंड को अलग होने के बाद जिस गति से विकास होना चाहिए था वो गति तो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन निसंदेह इसका बड़ा कारण रहा, जैसा आपने कहा, कि राष्ट्रपति शासन लगते रहे हैं। तो एक अस्थिर सरकार जो है वो विकसित राज्य का निर्माण नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि ये 2 टेन्योर जो है, एक माननीय रघुवर दास जी का और हमारे निवर्तमान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का यही 2 टेन्योर है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, जिसमें हमारे रघुवर दास जी का कार्यकाल जो है वो एक रोल मॉडल के रूप में रहा। गांव-गांव को उन्होंने सड़कों से जोड़ा, बिजली से जोड़ा, नेटवर्क कनेक्टिविटी से जोड़ा, इंटरनेट से जोड़ा। तो उस विकास को इन 5 सालों में पीछे करने का हमारे जो झामुमो पार्टी है उन्होंने किया है। तो जिस सोच के साथ झारखंड अलग हुआ है, उन्हें बाधक ऐसी ही पार्टियां हैं जो होने वाले विकास को ही बाधक करके और उसको वापस 10 को पीछे पहुंचा देती है। तो निसंदेह अभी चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, तो विकास की गति बाधक न बने, विकास की गति को कोई रोक न सके, इसी के लिए झारखंड की जनता ने जो है अपना वोट दिया है और निसंदेह हमारी सरकार बनने वाली है। और इसके बाद आप देखेंगे कि युवाओं के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे, उनके लिए रोजगार की बातें होंगी और कैबिनेट पे एक से एक प्रस्तावों को पास किया जाएगा और निश्चित रूप से युवा अपने विकास की गति को फिर से पकड़ेगा। और हमें लगेगा कि जिस कारण से झारखंड अलग हुआ है उसको सत्यापित करने में, उसको जमीन पर उतारने में सबसे बड़ा कोई काम की है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी इस बार झारखंड में कितने सीट लाने वाली है? देखिए, हम लोग बहुमत को प्राप्त करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये एकदम निसंदेह बात है। आप सारे एग्जिट पोल देख लीजिए, ओपिनियन पोल देख लीजिए, कहीं पे भी हमारा ये जो संख्या है वो पूर्ण रूप से बहुमत के ऊपर है। हम लोग 50-60% के मार्जिन को एकदम इजीली पूरा करने वाले हैं। बाकी तो आगे झारखंड की जनता का जो मत है उसको तो हम लोग देखेंगे ही। 23 नवंबर आने, बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक स्थिर सरकार का निर्माण होगा और अपने 5 साल के कार्यकाल में झारखंड का जो 5 साल का कार्यकाल पीछे ले गया है झारखंड को, उसको हम लोग 10 साल से 15 साल आगे करने का प्रयास करेंगे और झारखंड बहुत जल्दी अच्छे राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा और मजबूती से विकास की दौड़ दौड़ रहा होगा। अब बात कर रहे थे जो हेमंत सोरेन की सरकार है जो झारखंड के पीछे ले गई, लेकिन उनकी एक योजना है जो इस चुनाव में काफ़ी चर्चित रही, मैया सम्मान योजना, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ मैल प्रैक्टिसेज होती हैं, इनको कहते हैं मैल प्रैक्टिस। चुनाव आयोग के दस्तावेजों को देखेंगे तो उसमें कुछ कार्य जो है नहीं करने होते हैं, जैसे नोट फॉर वोट, लिकर फॉर वोट, ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी होती हैं। तो मैया सम्मान योजना, मैं इसको एक तरह से अच्छा इसलिए मानता हूँ कि कम से कम इसी बहाने झारखंड की सरकार ने कुछ तो दिया हमारी माताओं और बहनों को। उनसे 5 साल छीना और 2 महीने में उनको देकर के उनको बेवकूफ़ बनाने का जो असफल प्रयास झामुमो ने किया है, उसको तो माताएं और बहनें बहुत अच्छी तरीके से समझ गई हैं। लेकिन ये विडंबना है यहाँ की कि आप चुनाव के तिथि को देखते हुए भी अगर मैया सम्मान की धनराशि को डाल रहे हैं, ये क्लियरली जो है चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है और इस पे हाईकोर्ट संज्ञान लेना चाहिए और इस पे आगे कार्रवाई तो होगी। हाईकोर्ट जब PIL दायर हुई थी तो उसमें तो हाईकोर्ट ने इससे संज्ञान लेने से मना कर दिया, वो डायरेक्ट बोला कि नहीं ये योजना चल सकती है, आगे भी चलेगी। जी, अभी हाईकोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, हाईकोर्ट ने एक PIL को नज़रअंदाज किया होगा, लेकिन हम लोग आगे भी इस पे काम करेंगे। अगर आपकी पार्टी इस पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो उंगली उठा रही है, इस पर विरोध कर रही है, तो आपकी गोगो दीदी योजना क्या है? फिर वो भी तो यही सेम योजना है, तो आप भी तो लुभाने के प्रयास कर रहे हैं। आप जब गोगो दीदी योजना की बात करते हैं तो देखिए, जब सरकार बनानी होती है तो हर जो है पार्टी जाती है जनता के पास और बताती है कि हमारी क्या योजनाएं हैं आपको लेकर के। उसको लुभाना नहीं कहते हैं, उसको वादा करना कहते हैं। मतलब अगर जेएमएम पार्टी करे तो उसको लुभाना कहते हैं, आपकी पार्टी करे तो उसको मतलब योजना देना कहते हैं। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि झामुमो पार्टी ने चुनाव के बीच में मतदान के 2 दिन पहले पैसे डालने का काम किया है और हमारी सरकार कहती है कि जब हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी कहती है जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसके साथ साथ इन कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए ये चीजें लेकर आएंगे पहले कैबिनेट में। जैसे सिर्फ गोगो दीदी पे बात क्यों करते हैं, हम तो पंचप्रण लेकर के आए हैं, हम महिलाओं को गैस सिलेंडर की बात करते हैं, हम बच्चों को रोजगार देने की बात करते हैं, हम बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं। तो सिर्फ गोगो दीदी ही क्यों चर्चा करें, मैया सम्मान पे क्यों चर्चा करें? बेरोजगारी भत्ता कहा गया, मैया सम्मान इसलिए चर्चा में, इस बार चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो मैया सम्मान योजना जो काफ़ी चर्चा में रहा है। चलिए, ये सब बातें तो होते रहेंगे और भी हम बात करते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ, पहले चरण के चुनाव जो 43 सीट पे चुनाव हुआ, उसमें क्या देखा गया? लोग डेवलपमेंट पे दे रहे थे या पुराने सरकार को देख के दे रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो जातिवाद पे ये चुनाव गया? आपके नज़र में क्या है, युवा की नज़र में क्या है? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो पहला चरण का चुनाव हुआ है, इस चरण के चुनाव से एक बात तो साफ है कि सरकार को बदलने के लिए जनता मन बना चुकी है। झामुमो के 5 साल के टेन्योर से जो जनता त्रस्त हो चुकी थी, उसको बदलने की जो लहर चली थी, वो लहर चुनाव में एकदम साफ साफ दिखाई दी। चारों तरफ वो लहर दिखाई दी। इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को हारते हुए देखा गया, उनकी बौखलाहट देखी गई, उनकी जो चिलचिलाहट है वो देखी गई। तो क्लियरली ये बात हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं
कि निश्चित रूप से ये चुनाव जो हुआ, ये मतदान जो हुआ, ये जो निवर्तमान सरकार है इसको बदलने के लिए हुआ, और जिस विकास की गति को हमारे रघुवर दास ने जोर पकड़ाया था उसको वापस से वहां लाने के लिए हुआ। आपने एक और बात की चर्चा की कि जातिवाद की बात की, तो जातिवाद जो टर्म है ये अपने आप में बहुत घातक टर्म है, क्योंकि ये जब जहां आता है तो वहां विकास की बात गौण हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को हम लोगों को समझना होगा, इस टर्म को इरेडिकेट करना होगा भारतीय जो सिस्टम है मतदान का उससे और भारतीय लोकतंत्र से, क्योंकि व्यक्ति को जो है अपने विकास के लिए वोट देना चाहिए, न कि अपनी जाति के लिए वोट देना चाहिए। लेकिन इसका प्रभाव चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखता है। लेकिन एक बात को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि ये जातिवाद की जो बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा बात उन्हीं पार्टियों के द्वारा की जाती है जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से मिलने के बाद सबसे पहले उनकी जाति और उनका टाइटल पूछते हैं, और उनके मुखिया हैं वो टाइटल पूछने पर नाराज भी हो जाते हैं, संसद में चिल्लाने लगते हैं, बहस करने लगते हैं कि मेरी जाति पूछी गई। आप जब पूरे देश की जाति जानना चाहते हैं तो अपनी जाति बताने में क्या हर्ज है? तो जब तक आप जाति पे बात करेंगे, हर एक व्यक्ति को जाति को खोदेंगे और उसको आप जातीय ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे, तो जातिवाद को किस तरह से भारतीय लोकतंत्र से हम लोग खत्म कर सकते हैं? तो जातिवाद जैसी भावनाओं से ऊपर जनता उठ चुकी है, और उसी के उठने का कारण है कि ये सरकार जा रही है और पूर्ण रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास को देख करके, हमारे पंच फ्रंट को देख करके और हमारे जो एग्जिस्टिंग जो विधायक रहे हैं उनके कार्यों को देख करके सरकार बदलने की कोशिश की गई है। और निश्चित रूप से जनता जानती है कि जब भारतीय जनता पार्टी को हम लोग पूर्ण रूप से सत्ता में लाएंगे, विपक्ष में नहीं सत्ता में जब लाएंगे, तभी जाकर कोई कार्य होना संभव है। बाकी हम लोग की सरकार में हम लोग कोई आशा नहीं कर सकते। जी, एक बात और पूछना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में पांकी विधानसभा क्षेत्र से आपकी सक्रियता ज़्यादा दिखी है, और आपका जो संगठन है युवा सूर्य संघ, उसकी भी सक्रियता लगभग पलामू में देखी जा रही है। तो क्या लगता है भविष्य में ये संकेत है कि आप पांकी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं? देखिए, इसमें आपके सवाल के दो भाग हैं। पहला सवाल तो यह है कि पांकी विधानसभा में आपकी सक्रियता ज़्यादा देखी गई। पांकी विधानसभा में मेरी सक्रियता ज़्यादा देखी जाने का एक विशेष कारण है कि मुझे भाजयुमो के द्वारा पांकी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। परिवर्तन चौपाल के निमित्त मुझे प्रभारी बनाया गया, विधानसभा प्रभारी। तो परिवर्तन चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग गाँव-गाँव, घर-घर तक जाने का प्रयास किए। तो वो तो मेरे लिए सीखने का ही बहुत अच्छा अवसर था, क्योंकि मैं खुद मेरा जन्म स्थान तरहसी है जो पांकी विधानसभा में ही आता है। तो गांव-गांव तक जाना और लोगों से कनेक्ट कर पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। बहुत कुछ सीखने को मिला और पार्टी के लिए भी करने का अवसर मिला। और दूसरा सवाल आपका ये है कि हमारा संगठन भी पूरे पलामू में सक्रिय है और भविष्य में क्या हम लोग इस दावेदारी को देख सकते हैं? तो देखिए, इस सवाल का इनकाउंटर मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ। जब आप क्षेत्र में काम करते हैं तो एक ये भावना बन चुकी है कि एक नेता जो होता है या एक समाजसेवी होता है वो बिना किसी स्वार्थ का सेवा नहीं करता है। ये जनता को ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुछ देने आया है तो जरूर कुछ ना कुछ लेने भी आया है। तो उस विचार को मैं बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। भविष्य की घर में क्या छुपा है वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन आज के समय में मेरी अगर सिर्फ एक प्रायोरिटी है तो वो ये है कि युवा की बात करने वाला, युवा की आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला कोई होना चाहिए। चाहे सरकार मेरी हो तो भी मैं युवाओं की बात करता रहूंगा, चाहे विधायक मेरे हों, सांसद मेरे हों, मैं युवाओं की बात को उन तक पहुंचाता रहूंगा। सरकार बनने पे ये मेरी प्रयास ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि युवाओं की समस्या को मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास जब पहुंचाऊंगा तो उनकी समस्याओं का उन्मूलन होगा। इसलिए हमारी सरकार बनना ज़्यादा जरूरी है। मेरा संगठन पांकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे पलामू क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आप पलामू प्रमंडल में भी इसको कह सकते हैं काम कर रहा है, क्योंकि गढ़वा में, लातेहार में, स्पेशली पलामू जिले के मेदिनीनगर शहर में, क्योंकि ये हब है। इसके अलावा पांकी में हम लोग एक अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा प्रण लिया गया है कि हम लोग 1 लाख एक पौधा लगाने का संकल्प लिए हैं। आने वाले कुछ सालों में हम लोगों ने प्रयास, ये संकल्प लिया हुआ है कि हम लोग 1 लाख एक पौधों का वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र में, अब मैं पांकी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पलामू की बात कर रहा हूँ, जल की जो कमी है, पानी की जो कमी है उसको दिखाई जा रहा है। ये एकदम अटलनीय है, ये समय के साथ साथ और बढ़ते जाएगा। तो इसको खत्म करने का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान उपाय है वो है वृक्षारोपण। ये बहुत आवश्यक है, समय की मांग है, तो इसको हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। तो मैं तो सबसे बोलता हूँ कि भाई, पेड़ लगाने से कोई चुनाव लड़ने लगता है तो इसका फिर क्या जवाब दिया जाए? मैं तो सकारात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग पेड़ लगाएं, हम लोग घर घर तक जाएं, उनकी समस्याओं का उन्मूलन करें। आपको तो मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत जल्द जो है हर प्रखंड स्तर पे 2-3 कार्य करने वाले हैं। एक कार्य हम लोग करने वाले हैं कि वहाँ कौशल विकास केंद्र हम लोग सरकार के साथ साझेदारी करके खुलवाने वाले हैं। हमारी जब सरकार आएगी तो उनके साथ हमारे संगठन का टाई अप करके एक NGO के तौर पे, एक गैर राजनीतिक संगठन के तौर पे हम लोग हर प्रखंड में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। निःशुल्क कोचिंग सेंटर की हम लोग व्यवस्था करेंगे कि 8 से लेकर के 12 तक, उच्च शिक्षा तक हम लोग प्रयास करेंगे वहाँ तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनके गाँव में, उनके घर तक मिल सके। क्योंकि गाँवों के प्रखंड मुख्यालय से दूरी 8, 10, 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती है, उतनी दूरी बच्चे तय कर पाते हैं।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो हम लोगों ने सोचा है कॉमन पर्सन के लिए, कॉमन यूथ के लिए, कि गांव में बहुत बड़ी संख्या होती है कि जो आर्मी और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी गाइडेंस के उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी कम हो पाता है, उनका एग्जाम कंपटीशन भी नहीं निकल पाता है। तो हम उसके लिए हर एक प्रखंड स्तर पे एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर और एक कंपटीशन का सेंटर स्थापित करेंगे, जो निःशुल्क रूप से बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाएगा, आर्मी, एनडीए या जो भी ऐसे अर्ध सरकारी या जो अर्धसैनिक बल होते हैं या पूर्व सैनिक बल होते हैं, उनकी तैयारी करवाएंगे हम लोग। तो अगर इन सबों कामों को करना, युवाओं को रोजगार देना, युवाओं के हक और हितों की बात करना, अगर चुनाव लड़ना है तो आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। और ये तो भाई सत्य बात है कि अगर आदमी जब सत्ता और शक्ति को प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा मजबूत तरीके से काम कर पाता है। फिलहाल मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, आप सही से मैं बताना चाहूंगा, मेरा चुनाव लड़ने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर है। बाकी इसको जो जिस नजरिए से देख सकता है। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो आपकी जो संगठन है युवाओं को लेकर खास लेकर चल रही है, युवाओं के बारे में ज़्यादा सोच। जी बिल्कुल, युवाओं और महिलाओं के बारे में, महिलाओं स्वयं सहायता समूहों को हम लोग नए बिजनेस से जोड़ना, माइक्रो बिजनेस से जोड़ना, उनको आसान तरीके से किस प्रकार से लोन उपलब्ध होगा, ये बातों भी हम लोग जो है कल्याण विभाग, जिला कल्याण विभाग से कर रहे हैं, समाज कल्याण विभाग से कर रहे हैं, उपायुक्त महोदय से हम लोग लगातार संपर्क में हैं कि किस प्रकार से गाँव की महिलाओं को जिला मुख्यालय से जोड़ा जाए और सरकार से आने वाली सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाया जाए। हमारा कार्य यही है कि युवा और महिला ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता है, ये सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग है। कहते हैं छनमंगूर जो होता है कांच की तरह ये है, इनको ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। तो वो युवा स्वर्ण संघ करेगा, गांव गांव तक मदद पहुंचाएगा, गांव गांव तक उनके उत्थान का कार्य करेगा। आखिरी सवाल यह रहेगा कि हम जो शुरुआत में बात किए थे झारखंड के स्थापना दिवस है, आप किस तरह चाहते हैं, एक युवा किस तरह चाहता है कि झारखंड आज कहाँ होना चाहिए था? देखिए, जब आप कहते हैं कि युवा किस तरह से चाहता है तो इसमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और मेरा भी अपना एक नजरिया है। और उस नजरिए में सबसे पहला जो मेरा महत्वपूर्ण जो मैं चाहता हूँ वो है रोजगार। क्योंकि युवा जिस तरह से मानसिक रूप से जो पीड़ित होता है, एक बेरोजगार युवा जिस प्रकार से मानसिक रूप से पीड़ित होता है, आर्थिक रूप से परेशान होता है और अपने पारिवारिक दुखों से इस प्रकार से घिरा होता है, तो आज वो फ्रस्ट्रेशन और गलत तरफ जाने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा कारण है। आप समझिए, आज अगर आप जिस क्षेत्र में रोजगार नहीं हो वहां अपराध बढ़ेगा, वहां नशा बढ़ेगा। तो अगर इन सारी चीजों को हम मिटाना चाहते हैं तो रोजगार की बात तो हमें करनी होगी। और एक विकसित जब हम लोग संकल्पना करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं कि झारखंड कैसा होना चाहिए, तो झारखंड ऐसा होना चाहिए जहां युवाओं की संख्या से ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध, तब जाकर के ही हम विकसित राज्य की कल्पना कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो वास्तविकता में संभव नहीं है। हमारी खनिज संपदा ही इतनी है, हमारे हर जिले में हर कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जरूरत है कि राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें और इन पर वर्क करें। जो हम लोग आने वाले समय में करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, उनके आते के साथ साथ हम जो है जैसा कि हमारे पंचप्रण में एक ये भी है कि हम लोग यूथ को रोजगार देंगे और साथ ही साथ स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित करेंगे। जो माइक्रो लोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, माइक्रो बिजनेस की बात कर रहा हूँ, उनसे यूथ को भी जोड़ने का हम लोग काम करेंगे ताकि यूथ जो है आत्मनिर्भर अपने आप में हो सके। और एक नया एम हम लोग को सेट करना है कि नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना है हम लोग को। अगर एक यूथ का नौकरी होता है तो सिर्फ एक यूथ का नौकरी होता है, लेकिन अगर एक यूथ बिजनेस शुरू करता है तो कम से कम 4 से 5 लोगों को माइक्रो बिजनेस में भी नौकरी दे सकता है। तो ऐसे अगर कार्य होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि युवा रोजगार से जुड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा सम्मान पहली प्रायोरिटी होगी अगर विकसित राज्य की हम बात करें तो। आज देख रहे हैं किस प्रकार से इस सरकार में बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, बाहर से विदेशी महिलाओं का ही बलात्कार हो जा रहा है। तो इतना खराब इमेज, इतनी खराब छवि हमारे राज्य की बन रही है सिर्फ इस निकम्मी सरकार की वजह से, जो न रोजगार दे पा रही है, न सुरक्षा दे पा रही है, न सम्मान दे पा रही है। तो भाई इस पे तो बात करना होगा। और अगर विकसित राज्य की हम कल्पना करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात युवा की रोजगार और महिला की सुरक्षा और सम्मान की होगी। इसके साथ साथ बाकी बातें भी विकास की धुतक है, उन पे भी हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे। जी। तो अब आगे यह देखना होगा कि क्या आने वाले जो अगले वर्ष होगा, जो अगली जयंती होगा, जो नई सरकार जिस भी पार्टी की आएगी, क्या झारखंड के युवाओं के बारे में सोचेगी या झारखंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, या यही स्थिति पलायन की स्थिति बनी रहेगी या बेरोजगारी की स्थिति बनी रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे भी सरकार से यही अपील रहेगी कि जिस मोटो के साथ, जिस सोच के साथ ये हमारा राज्य अलग हुआ था, उस पर चलने की कार्य है। जो यहाँ के युवा हैं वो बेरोजगार नहीं रहें, यहाँ के जो फैक्ट्री हो, कई तरह के प्लांट हो, वो यहाँ बसाने की ज़रूरत है। तो हमारे साथ और भी बने रहिए, हम आगे भी और जो युवा हैं उनसे बात करेंगे कि और भी जो हमारे राज्य के बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और भी आपको लगता है कि किसी भी विषय पर चर्चाएं होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।